जय हिंद। आप सभी को MRGK में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट। और लूसेंट के साथ साथ 3 बुक और स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप लोग को दिखाना चाहेंगे। पहला हम लोग लूसेंट स्टार्ट करेंगे। हर बुक से एक पेज हम लोग हर रोज पढ़ेंगे। हर बुक से हम लोग एक पेज हर रोज याद करेंगे। तो सबसे पहला है लूसेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला बुक। दूसरा है रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान। स्पीडी का जो स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य विज्ञान है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ सारे क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे ये है रेलवे सामान्य अध्ययन। रेलवे सामान्य अध्ययन भी स्पीडी पब्लिकेशन का वही है जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है सिलेबस से दिया गया है। तो हम लोग ये पूरा देखेंगे, शुरू से लास्ट तक के हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला बुक है रुक्मिणी का यानी प्लेटफॉर्म का मध्य निषेध सिपाही, कछपाल एवं चलन दस्ता सिपाही का जो सेट प्रैक्टिस है वो हम लोग करेंगे। 25 सेट हैं, हम लोग फर्स्ट सेट से 25 तक के कंप्लीट करेंगे। तो आने वाले वैकेंसी जो बिहार पुलिस का है बहुत जल्द ही आने वाला है, तो ये आने वाले वैकेंसी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4 बुक, जिसमें पहला बुक है लूसेंट। लूसेंट में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। लूसेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्राचीन भारत से, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज है पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले देखेंगे इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास कहते हैं किसको है? तो इतिहास उसे कहते हैं जो अतीत काल में जितने भी घटित महत्वपूर्ण घटना हुई है उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे लूसेंट में भारत का इतिहास कैसे कैसे हम लोग इतिहास शुरू से लास्ट तक के पढ़ेंगे। क्या क्या जो महत्वपूर्ण घटना हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत का इतिहास में भारत नाम कैसे पड़ा। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है।
यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। आगे देखेंगे, विंध्य की पर्वत श्रेणी देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राज्य चक्रवर्तीन कहलाते थे। इस काल की राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। तो हम लोग जाने हैं जो हिंदुस्तान नाम पड़ा है, जो कैसे पड़ा है उसके बारे में हम लोग अभी जाने हैं। अंग्रेज ने इसे इंडिया कहा इंदे के आधार पर, वो हम लोग जाने हैं। आगे देखेंगे, भारत की जनसंख्या का निर्माण जीन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। वे इस प्रकार हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, अगला है पैलियो मेडिटेरेनियम, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। आगे देखेंगे, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। भारतीय जो इतिहास है उसको पढ़ने और समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत एवं तीसरा है आधुनिक भारत। तो जितना भी इतिहास है वो 3 तरह से हम लोग खत्म हो जाएगा। प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्राचीन भारत। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को है। सबसे पहले जो 3 भागों में बांटा है इतिहास को अध्ययन करने के लिए, जर्मन का जो वैज्ञानिक है, इतिहासकार था, वो क्या नाम था उसका? क्रिस्टोफ सेलारियस को। आगे देखेंगे प्राचीन भारत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट यहाँ से होता है प्राचीन भारत। ये हम लोग ऊपर में जाने हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा है और किस तरह से पड़ा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। प्राचीन भारतीय के जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका जानकारी हम लोग 4 स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 तरह से हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पहला हम लोग अध्ययन करेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखेंगे, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद का संकलनकर्ता किनको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुम्बकम का उपदेश था। वेद किसका उपदेश था? वसुदैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। जो वेद है वसुदैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद एवं चौथा है अथर्ववेद। सबसे पहले हम लोग जाने हैं अभी भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद का संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये जो 4 वेद है उनको क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं एवं 10,462 ऋचाएं होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं एवं 10,462 ऋचाएं होते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएं होते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। जो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ते हैं उस ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है एवं इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। पूछेगा क्वेश्चन में ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा केवां मंडल है? 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। आगे देखेंगे चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के कितवें मंडल में वर्णित है? 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे देखेंगे धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है न मारे जाने योग्य जानवर किसे बोला गया है? गाय को, यानी अधन्य यानी अधन्या। गाय को क्या बोला गया है? अधन्य बोला गया है, न मारे जाने योग्य। तो ये शब्द का प्रयोग गाय से है। अधन्य का जो है ये किसे बोला जाता है? गाय को बोला जाता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का तो उल्लेख है, मिलता है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे हम लोग जानेंगे ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में। तो कहें ईसा पूर्व कब लिखा जाता है और ईस्वी कब हम लोग डेट में लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी कहते हैं। ईसा मसीह के जो जन्म के पहले का जो समय था उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं, यानी बीसी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले को समय को हम लोग लिखते हैं ईसा पूर्व यानी बीसी। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की दिशा
वर्षों की गिनती ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के जो बाद से स्टार्ट हुआ है डेट, वो हम लोग उसी को कहते हैं सन, यानी ईसवी सन कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिन भाषा में एडी कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। आगे हम लोग जानेंगे वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार है क्या? तो वामन अवतार वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि, उनके पिता कौन थे? कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग लुसेंट में फर्स्ट पेज पढ़े हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला पेज पढ़ेंगे। तो जिस पेज को हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक यहाँ पे टिक लगाएंगे कि आज हम पहला बार पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेकंड पेज। जानेंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में तथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के बारे में और वेदांग के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़े हैं एक पेज, हर रोज एक पेज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग दूसरा बुक से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक पेज इसमें से रेलवे सामान्य विज्ञान से। हर रोज हम लोग हर बुक से एक एक पेज पढ़ेंगे ताकि समझने में भी आसानी हो और पढ़ने में ज़्यादा ना समय लगे और ज़्यादा ना हो जाए कि हम लोग को समझने में मुश्किल हो। तो एक एक पेज हम लोग हर रोज पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो और आराम से ख़त्म हो जाए। आज हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट पेज। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। एनीलिडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। आगे दूसरा हम लोग देखेंगे, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, दूसरा है मच्छर, तीसरा है खटमल, चौथा है मक्खी। ऑर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आगे देखेंगे, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? पहला हो गया घोंघा, दूसरा है सीपी। आगे देखेंगे, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? पहला हो गया तारा, दूसरा है मछली,
नहीं, सब ये तारा मछली एक है, तारा मछली, दूसरा है ब्रिटिल स्टार। पहला है तारा मछली, दूसरा है ब्रिटिल स्टार, जो कि काइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ पूछेगा तो कहाँ से हो जाएगा? मुख से। आगे देखेंगे, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्ध रक्त। और धमनी द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। आगे हम लोग देखेंगे, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। और शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। आगे देखेंगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी तथा सी। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होता है। आगे देखेंगे, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। सोडियम जो है रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त दाब को नियंत्रित करता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है सोडियम। आगे देखेंगे, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है पोटेशियम। आगे देखें, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। आगे देखेंगे, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनीलिडा है जिसमें उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया में, नेफ्रिडिया अंग द्वारा होती है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो हो जाएगा नेफ्रिडिया द्वारा होती है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। आगे हम लोग देखेंगे, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि किसमें होती है? अग्नाशय में। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किसमें होती है? अग्नाशय में। आगे देखेंगे, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किसी और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि को ही हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे देखेंगे, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। जब हम लोग स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो वापस जब वो सटता है फिर से तो कौन सा बल लगता है वही पूछ रहा है। तो प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग को खींच कर जो छोड़ते हैं लंबाई पर वापस लौट जाता है, वो लौटने में लगने वाला बल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। आगे देखेंगे, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक
कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। आगे देखेंगे पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। आगे देखेंगे गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। जो गुब्बारा है उसमें कौन सी गैस भरने पर उड़ जाता है? वो हीलियम को हीलियम अगर उसमें हो जाता है, भर जाता है तो वो उड़ने लगता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी गैस है? हीलियम। गुब्बारों को जब उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है? हीलियम। आगे देखेंगे डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। आगे देखेंगे इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल का जब हम लोग अत्यधिक सेवन करते हैं तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ज़्यादा इथेनॉल को सेवन करने से कौन सा जो अंग है वो खराब होने का चांस रहता है? यानी यकृत जो है ज़्यादा इथेनॉल हम लोग यूज करेंगे तो खराब होगा। कौन सा ग्रंथि? यकृत। आगे देखेंगे सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन यानी H2। सभी अम्लों में कौन सा पाया जाता है पदार्थ है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन। आगे देखेंगे आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगना और लगकर फैलने में सबसे कम, अगर आग लग गया तो सबसे कम किसमें संभावना होती है? कौन से वस्त्र में वो कम फैलता है, जल्दी यानी नहीं लहरता है? तो हो गया सूती वस्त्र। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। आगे देखेंगे लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। अगर किसी को लोहा की कमी रहेगा शरीर में यानी हीमोग्लोबिन का, तो सबसे ज़्यादा उसको जो महत्वपूर्ण खाने योग्य जो है वो हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। हरी सब्जियां में पलाकी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है कौन किस चीज़ में? हरी सब्जियां में। और हरी सब्जियां में भी पलाकी जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा। आगे देखेंगे गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके। इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोलीन को गैसोहॉल बनाया जाता है। आगे देखेंगे तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जो धावक होते हैं या खिलाड़ी होते हैं उनको फास्ट ऊर्जा के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। आगे देखेंगे मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आगे देखेंगे आंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? आंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटीन। आगे देखेंगे गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की जो जलता है उसमें आग, उसमें जो गर्म हिस्से होते हैं उसको क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा गर्म हिस्से वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र। आगे देखेंगे सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? जो सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का।
आगे देखेंगे सिन्नेवार किसका अयस्क है? सिन्नेवार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। सिन्नेवार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। आगे देखेंगे लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। आगे देखेंगे कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। आगे देखेंगे बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी जो टीका लगता है बच्चों को उसका पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। आगे देखेंगे एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक जो रोग है वो किससे होती है? कवक द्वारा। कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक से होती है। आगे देखेंगे दम्मा नामक रोग किससे होता है? दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग भी किससे होता है? कवक द्वारा। पूछेगा एड्स जो होता है, एड्स नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। एड्स पूछेगा तो किसके द्वारा हो जाएगा? विषाणु के द्वारा। आगे देखेंगे फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि यानी वर्म के कारण से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि कारण से होता है। आगे देखेंगे जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है, जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा के गुनी हो जाती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। यहीं पे पूछेगा जब किसी वस्तु को द्रव्यमान जब किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा 2 गुनी होती है, और जब किसी वस्तु का वेग 2 गुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। और जब पूछेगा जब किसी वस्तु को द्रव्यमान 2 गुनी की जाती है तो क्या हो जाएगा? उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी ही रहेगी। आगे देखेंगे सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखेंगे वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृत्तिबीजी। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृत्तिबीजी। आगे देखेंगे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। जब पतझड़ का समय आता है तो उसमें वो खिलते हैं और लाल फूल खिलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला। आगे देखेंगे पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। आगे देखेंगे लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन हैं? शैवाल एवं कवक। आगे देखेंगे आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। आगे देखेंगे अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोजन
ग्लूकोजेनबर्ग। एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया आज। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड पेज देखेंगे। जो भी पेज पढ़ेंगे उसमें एक लाइन ऐसे खींचेंगे, टिक लगाएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज इसमें से। अब हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन। अभी हम लोग पढ़े हैं रेलवे सामान्य विज्ञान, अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य। जो भारतीय रेल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान केवां है? चौथा है। भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान केवां है? चौथा है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने चला था 34 किलोमीटर। सबसे पहले शुरुआत जो हुआ था रेल का 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने चला था 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। आगे देखेंगे, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। आगे देखेंगे, डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। आगे देखेंगे, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1890 में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। आगे देखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। आगे देखेंगे, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चला तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच चला। भारत में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ चला था? कोलकाता में चला था। भारत में सबसे पहला जो मेट्रो ट्रेन चला था वो कहाँ चला था? कोलकाता में चला था। 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को भारत में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन चला था। दूसरा जो चला वो कहाँ चला? दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को। आगे देखेंगे, देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत केरल के कोच्चि से 25 अप्रैल 2023 को की गई। देश की जो पहली जल मेट्रो की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? केरल के कोच्चि से 25 अप्रैल 2023 को की गई। आगे देखेंगे, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन कोलकाता के हुगली नदी के नीचे किया गया। जो देश का पहला अंडर वाटर ट्रेन चला था वो कहाँ चला था? कोलकाता के हुगली नदी में चलाया गया था। यानी पानी के अंदर चलने वाला ट्रेन सबसे पहले भारत में कहाँ चला था? कोलकाता में चला था। हुगली नदी के नीचे चलाया गया था। आगे देखेंगे, श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है।
मेट्रोमैन श्रीधरन को कहा जाता है। आगे देखेंगे, सेतु भारत में रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। सेतु भारत में रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। जो रेलवे ट्रेन में आप लोग देखे हैं आईआरसीटीसी लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे देखेंगे, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर 9 राज्यों से होकर जाती है। जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर 9 राज्य से होकर जाती है। आगे देखेंगे, सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन विदर्भ एक्सप्रेस है। सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? विदर्भ एक्सप्रेस है। नागपुर से अजनी 3 किलोमीटर जाती है। नागपुर से अजनी 3 किलोमीटर जाती है। आगे देखेंगे, रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था। रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ था? 1924-25 में। रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ था? 1924-25 में। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। आगे देखेंगे, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। आगे देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में सिद्धरुद्रा स्टेशन पर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? कर्नाटक के हुबली में सिद्धरुद्रा स्टेशन पर है। आगे देखेंगे, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है, 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पश्चिम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यानी सबसे जो ज़्यादा रेलवे रुकने का जगह है, रेलवे यार्ड उसी को बोलते हैं। तो सबसे बड़ा भारत का रेलवे यार्ड कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है, मुगलसराय में, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जो रेल संग्रहालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत में पहली मोनोरेल मुंबई से प्रारंभ हुई। भारत में पहली मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई थी? मुंबई में प्रारंभ हुई थी। भारत में पहली मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई थी? मुंबई में प्रारंभ हुई थी। आगे देखेंगे, भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल होते हैं। भारतीय रेलवे में 69 मंडल होते हैं। भारतीय रेलवे में कितने मंडल होते हैं? 69 मंडल होते हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितना जोनों में बांटा गया है? 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन है। एकमात्र शहर कोलकाता है जिसमें 3 रेलवे जोन है। एकमात्र शहर कोलकाता है जिसमें कितने रेलवे जोन है? 3 रेलवे जोन है। आगे देखेंगे, भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगो में 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को ही सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत हुई थी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। आगे देखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 में हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1882 में। आगे देखेंगे,
विभिन्न रेलवे जोन, रेलवे परिक्षेत्र जोन मुख्यालय स्थापना वर्ष है। रेलवे जोन कौन कौन है वो जानेंगे, स्थापना वर्ष जानेंगे और मुख्यालय कहाँ है वो जानेंगे। सबसे पहला है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई बीटी। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई बीटी। मध्य रेलवे का स्थापना कब हुआ था, 1951 में। मध्य रेलवे का स्थापना कब हुआ था, 1951 में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई बीटी। आगे देखेंगे दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। उसका स्थापना कब हुआ था, 1951 में। दक्षिण रेलवे का स्थापना कब हुआ था, 1951 में, जिसका मुख्यालय है चेन्नई में। आगे देखेंगे पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, 1951। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, 1951। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता, 1952। पूर्व रेलवे कोलकाता, 1952। पूछेगा पूर्व मध्य रेलवे तो हो जाएगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे पूछेगा तो हाजीपुर, और सिर्फ पूर्व रेलवे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोलकाता, 1952। आगे देखेंगे उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उत्तर में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, 1952। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर, 1952। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर, 1952। आगे देखेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, 1955। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, 1958। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, 1958। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद, 1966। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद, 1966। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, स्थापना वर्ष 1966। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर, 2002 में गठित हुआ था, स्थापना हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर, बिहार में है। आगे देखेंगे उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। स्थापना कब हुआ था, 2002 में। 2002 में। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में, 2002। दक्षिणी पश्चिम रेलवे हुगली, 2003। दक्षिणी पश्चिम रेलवे हुगली 2003। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, 2003। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, 2003। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, 2010। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, 2010। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम, 2019। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे गेज, जो मापा जाता है गेज में, भारतीय रेलवे का जो प्रयोग होता है मापने में भारतीय रेलवे में, उसको हम लोग देखेंगे। ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज कितना को कहते हैं, 5 फीट 6 इंच को कहते हैं। 5 फीट 6 इंच को कहते हैं, यानी 1.67 मीटर, 1.676 मीटर। मीटर गेज कितना को कहते हैं, 3.33 फीट को, 3.33 फीट को, यानी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। नैरो गेज कितना को कहते हैं, 2.6 फीट, 2.6 फीट। मीटर में कितना होगा, 0.762 मीटर। आगे देखेंगे रेलवे इंजन निर्माण केंद्र। रेलवे का जो निर्माण होता है इंजन, वो कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो चितरंजन है वो किसका निर्माण करता है, विद्युत इंजन का निर्माण करता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से चितरंजन किसका निर्माण करता है, विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी है, जो डीजल इंजन का निर्माण करता है, डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जो डीजल इंजन का निर्माण करता है। आगे देखेंगे डीजल कंपोनेंट वर्क से पटियाला। डीजल कंपोनेंट वर्क से पटियाला इसका निर्माण करता है, डीजल इंजन के कल पुर्जे, डीजल इंजन के कल पुर्जे।
टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन निर्माण। टाटा इंजीनियरिंग जो है लोकोमोटिव कंपनी चितरंजन में वो किसका निर्माण करता है? डीजल इंजन का निर्माण करता है। आगे देखेंगे डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है जो किसका निर्माण करता है? डीजल इंजन का निर्माण करता है। आगे देखेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल यानी भोपाल किसका निर्माण करता है? विद्युत इंजन का निर्माण करता है। विद्युत इंजन का निर्माण करता है। आगे देखेंगे रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। रेल का जो डिब्बा का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ होता है? पेराम्बूर तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ होता है? कपूरथला पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ होता है? कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलुरु कर्नाटक। व्हील एंड एक्सेल प्लांट का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलुरु कर्नाटक। व्हील एंड एक्सेल प्लांट का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलुरु कर्नाटक। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड का निर्माण कहाँ होता है? कोलकाता। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड का निर्माण कहाँ होता है? कोलकाता। आगे देखेंगे भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन है जो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। मुंबई के चर्च गेट से कहाँ तक चलती है? बोरीवली तक चलती है। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। भारतीय जो रेलवे स्वतंत्र भारत देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद प्रथम रेल मंत्री बने थे जो कौन बने थे? जॉन मथाई। आगे देखेंगे देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी। पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका शुरुआत कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे देखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर यानी लोको पायलट सुरेखा यादव है। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहला महिला ड्राइवर कौन है? लोको पायलट सुरेखा यादव। आगे देखेंगे दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत बेंगलुरु से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चली थी। आगे देखेंगे भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेलवे का स्थापना 26 जनवरी 1958 में रोहा यानी मुंबई से मैंगलुरु कर्नाटक को जोड़ता है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाला राज्य महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। आगे देखेंगे सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। आगे देखेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन में ब्लू चिप किस रेलवे को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। आगे देखेंगे देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। आगे देखेंगे देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील
पुल 4.9 किलोमीटर का है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन है? बोगीबील पुल, जो कितना किलोमीटर है? 4.9 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। आगे देखेंगे, प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव है। प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तथा मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो रेल का जो दुर्घटना हुआ था उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दी थी। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन। सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? फेरी क्वीन। सबसे पुराना भाप इंजन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? फेरी क्वीन। आगे देखेंगे, जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को। आगे देखेंगे, शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 व 78 बर्थ होते हैं। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 व 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था। आज के लिए इतना ही। लाइन कट गया है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो इसमें बचा हुआ है वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगला पेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।